इसमें इंडिगो का बयान इसके बाद आया था कि हमें जो निर्देश दिया गया उसके अनुसार हम पालन कर रहे थे। हम इनको उतार के नीचे ले आए। कुछ यात्रियों ने जो इनके साथ भी कह रहे थे कि हमें भी उतार दो, तो हमने उन्हें भी उतार दिया। ये हमें निर्देश ऊपर से मिल रहा था, ऊपर से यानी डीजीसीए की तरफ से मिल रहा था, उड्डयन महानिदेशालय की तरफ से। तो यानी निर्देश आपको मिल रहा था और आपने क्या उन नॉर्म्स का पालन किया? कभी आपने हम सब लोग जो लोग एयरपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं, इस तरह का परिदृश्य देखा कि वहाँ धरने पे बैठ जाए यात्री? क्या ये सिक्योरिटी इशू नहीं था? और जब ये वहाँ से फ्लाइट से जाने वाले थे दिल्ली से, तो रायपुर में भी आप उनको सो कॉल्ड गिरफ्तारी कर सकते थे या हिरासत में ले सकते थे। लेकिन दिल्ली को आपने बना दिया बदलापुर। तो बदलापुर से रायपुर आप नहीं चाहते थे कि वहाँ पर ले जाके और पवन खेड़ा को वहाँ हिरासत में लें। दूसरा, दिल्ली में केवल असम की पुलिस नहीं तैनात हो गई थी उनको हिरासत में लेने के लिए, बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भी वहाँ पर मुस्तैद थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लखनऊ और बनारस 2 जगह केस हुए थे और तीसरा केस हाफलॉन्ग में हुआ था। गुवाहाटी से लगभग 300 किलोमीटर दूर है हाफलॉन्ग। एक ऐसी जगह, कस्बाई जगह है जो बिल्कुल वहाँ पर एक हाई स्कूल तक नहीं है और सुदूर जगह को चुना गया खासकर। उसके पीछे भी एक रणनीति थी। रणनीति ये थी कि प्रशांत भूइयाँ जो वहाँ पर डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, और दूसरे उसी नाम के एक दूसरे हैं प्रशांत डीजीपी उत्तर प्रदेश के हैं लॉ एंड ऑर्डर। वो भी प्रशांत कुमार हैं, वो प्रशांत भूइयाँ हैं। ये कोऑर्डिनेशन हो रहा था दोनों तरफ से, असम की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, और दोनों जगहों से प्रतिस्पर्धा चल रही थी। प्रतिस्पर्धा इसलिए चल रही थी कि किसे मोदी जी के नज़र में, अमित शाह जी के नज़र में सबसे ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर बनना है। यहाँ इस तरह की प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि हमें पहले नंबर बनाना है। मैं ये पूछता हूँ कि अभी 14-15 स्टेट इनके अपने हैं, बीजेपी और उनके अलाइड जो लोग हैं, तो उन स्टेट में बाकी मुख्यमंत्री, दूसरे मध्य प्रदेश के सीएम भी उसमें एक्टिव हो सकते थे। वहाँ भी बहुत बड़े तुर्रम खां मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, वो बहुत तेज़ रफ्तार में एक्शन में आते हैं, तो उन्होंने भी उसमें एक्शन में नहीं, शांत रहे। तो यानी 2 स्टेट के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि कौन पहले बाजी मार ले। और उसमें ऑफ कोर्स असम ज़्यादा एक्शन में था, क्योंकि उसके पीछे एक दूसरी वजह भी थी कि हेमंत विश्व शर्मा को नॉर्थ ईस्ट का, मतलब सारे स्टेट का इंचार्ज बनाया गया है। असम मिला के 7 स्टेट उनके हाथ में हैं और वो धीरे धीरे उनका कद योगी आदित्यनाथ से बड़ा हो रहा था एक्शन लेने के मामले में। तो यहाँ दोनों की प्रतिस्पर्धा चल रही थी जी। और बदलापुर से वो रायपुर जाना नहीं चाहते थे, सारा खेल दिल्ली में होना चाह रहे थे ये लोग। तो ये सब चीज़ें राजीव जी बड़ा विचित्र और अपने आप में एक सवाल सिस्टम पे भी बन रहा है। ये सवाल पूछना चाहिए। और जो आपने कहा कि क्या कांग्रेस को ऊर्जा मिल गई इस पूरे घटनाक्रम से, निश्चित रूप से मिली है, क्योंकि जितना आप सप्रेस करेंगे तो उसका प्रतिफल भी मिलेगा। आप दबाते जाइए। तो इसलिए अमृत, किसी ने कहा था और बहुत बड़े नेता ने कहा था, इस देश में जब आपातकाल के समय दबाव इसी तरह का बनाया जाना शुरू हुआ था, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि बहुत बड़ा स्लोगन चला था जेपी का। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अमृत काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले की तरह अमृत काले विपरीत बुद्धि। आप एक ऐसे व्यक्ति को दबाना चाहते हैं जो पूरी तैयारी के साथ डिबेट में बैठता है। पवन खेड़ा दिल्ली बॉर्न है, अच्छी तरह से जानता हूँ, पत्रकार साथी भी रहे हैं। तो उनके स्वभाव के, उनके उस तमाम फाइल को खंगालने की कोशिश की गई है जब से ये बयान आया है कि कुछ ऐसा मिल जाए। लेकिन वो आदमी फक्का टाइप का आदमी है, शीला दीक्षित के पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे हैं और बहुत पिछले दरवाजे से कमाई नहीं की है, इसलिए इनको कुछ ऐसा मिला नहीं। तो सीधा सीधा है कि भाई चार्जेज कुछ ऐसे लगाओ और उनको अरेस्ट करो। एक सबसे बड़ी बात यह कि ये जिस तरह से ये अरेस्ट वाला प्रकरण चल रहा था, इसमें एक और चीज़ थी जो लगता था कि प्रतिरोध की आवाज़ जो है इस देश में, खासकर प्रवक्ताओं में, उनको दबाना है। अगर ये सफल होते, आज अगर कोर्ट बीच में नहीं आता और ये सफल होते,
तो प्रतिरोध की आवाज़ को दबाने का एक और मजबूत कदम अमित शाह और उनके गैंग की तरफ से उठता। जी राजू जी। जी, बहुत सारी बातें आप। एक ताज़ा बयान से मैं शुरू कर रहा हूँ। जवाहर सरकार तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं अभी, आज ही बयान उनका है। पूर्व IAS ऑफिसर और दूरदर्शन के महानिदेशक भी। जी बिल्कुल। तो उन्होंने ताज़ा बयान दिया है कि के सुब्रमण्यम जो एस जयशंकर के पिताजी रहे हैं, किसी ज़माने में जब 2002 का दंगा हुआ था तो कहा था कि धर्म की हत्या हो गई है, और धर्म का हत्यारा कौन? एक असुर रहा है जिम्मेदार। तो आप उस असुर की नौकरी चाकरी कर रहे हैं। पिताजी को शर्म आती हुई इस बात को लेके। अब देखिए उन पे केस होता है जवाहर सरकार पे या क्या उनके साथ होता है वो तो अलग इशू है, लेकिन जिस अडानी की बात आप कर रहे हैं, हम लोगों ने परी कथाएं बहुत पढ़ी हैं, बचपन में भी बाद में भी पढ़ते रहे हैं। तो उसमें एक दानव होता है, असुर होता है, उसका प्राण जो है कहीं किसी तोते में छिपा होता है। तो आज की तारीख में वो तोता कौन है? सत्ता का वो तोता कौन है? वो है अडानी। उसे टारगेट करके अगर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, अगर अंतिम अंजाम तक पहुंचेंगे तो सरकार के साथ भी 2024 में बड़ा खेल हो जाएगा। उस मंत्र को अगर रायपुर के महाधिवेशन में समझ लिया गया ठीक से और रणनीति बन गई तो ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, मजबूती से बढ़ेगी। मैं कुछ अपने पैनलिस्ट से सहमत नहीं हूँ कि शांति से और आप कीचड़ को कीचड़ से नहीं धो सकते हैं। हाँ ज़रूर, कीचड़ से कीचड़ को आप नहीं धो सकते हैं, लेकिन कीचड़ को साफ करने के लिए कीटाणु रहित कीटाणु को जो केमिकल जो हम इस्तेमाल करते हैं, कीटाणु मारक केमिकल तो चाहिए ही चाहिए। कांग्रेस में एग्रेशन अगर नहीं आता है तो ज़मीन की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है। मीनू जी से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि एग्रेशन चाहिए तो चाहिए, क्योंकि जो सड़क पे लड़ रहा है या जो लोग इनसे त्रस्त हैं वो लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस में या कोई भी प्रतिपक्ष का नेता हो या कोई भी एक प्रतिपक्ष का समूह हो, उसमें एग्रेशन आने की आवश्यकता है आज की तारीख में। तो कांग्रेस अगर उससे लीड ले रही है तो बहुत बड़ी बात होगी। दूसरा, अभी 2 राज्यों के चुनाव होने हैं, मेघालय और नागालैंड। वहाँ पर इसका असर पड़ेगा। ये जो मिशन गिरफ्तार जो फेल हुआ है, तो उसमें मिशन खेड़ा के फेल्योर की वजह से वहाँ पे भी असर पड़ेगा। जिस तरह से बहुत बड़े सूरमा बने हुए थे असम के मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो ढीले पड़ेंगे वहाँ पर चुनाव प्रचार के दौरान। ये भी ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। और जो नसीहत ये दे रहे हैं कि भाई गाली वाली, मोदी जी तो सदन में ही बोलते थे कि मुझे किलो किलो भर के रोज़ गाली देते हैं, और हम तो ये तो गाली भी नहीं, एक तो कटाक्ष था, आप कटाक्ष भी नहीं झेल पाए। आपने तो बाकायदा 2004 में गाली दी थी जर्सी गाय बोल के, मुख्यमंत्री रहते हुए आपने जर्सी गाय कहा था। और क्या क्या कहा था, थोड़ा संक्षेप में कह रहा हूँ। कांग्रेस की विधवा, ये नरेंद्र मोदी का कहना था। गिरिराज सिंह जो थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि राजीव गांधी को किसी नाइजीरियन से शादी करनी चाहिए थी ताकि कांग्रेस, और तब देखते ही कांग्रेस का अध्यक्ष किसी गोरी को बना रहे हैं कि काली को बना रहे हैं। ये उसी पार्टी के मंत्री हैं जिस पार्टी में प्रमोट किया गया रंग को नहीं देख के। मैं तो मोदी जी को इस बात के लिए तारीफ़ करता हूं कि उन्होंने कम से कम उच्च पद पर, सरकार में शिखर पद पर, संवैधानिक पद पर बैठाने के लिए रंग या जाति का को थोड़ा एक तरफ रख के, चाहे उसका मोटिव कुछ और हो, लेकिन उन्होंने इस भेद को, लेकिन आज की तारीख में गिरिराज सिंह के उसी बयान को रिपीट किया जाए तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो मंत्री हैं सरकार में। तीसरा, मोदी जी ने सदन में ही कहा था शूर्पणखा रेणुका चौधरी को, भरी संसद में कहा था, तो उस पर अफसोस कभी नहीं हुआ इन लोगों को। और एक जयकरण गुप्ता कोई है मेरठ में, प्रियंका गांधी को स्कर्ट वाली बाई बोला था। क्या ये सब गालियां नहीं थी और इस पे केस नहीं होना चाहिए था? इनको अदालत नहीं घसीटती? अदालत को भी चाहिए इन सारे उदाहरणों को लेके उनके वकील से सवाल पूछे, सरकार के वकील से सवाल पूछे कि इन पे क्या कार्रवाई हुई थी। जी राजू जी। जी, बहुत सारे सवाल, और वही तो है कि जिसका घर पत्थर का है, दूसरे के शीशे का है, दूसरे
बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।